नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे द्वारा लगातार मध्य प्रदेश के टॉपिक वाइज एमसीक्यू कराए जा रहे हैं और वो एमसीक्यू एक प्रश्न नहीं, कम से कम 10 से 15 फैक्ट आपको एक साथ बताए जा रहे हैं। अगर अगर आपको सच में अच्छा लग रहा है सेशन तो आप लाइक एंड शेयर जरूर करें और ये सारी की सारी एमपी के एमसीक्यू सारे के सारे करा देंगे। इसके साथ ही हमारे द्वारा आगे चलकर करंट अफेयर्स भी आपको बहुत व्यवस्थित कराया जाएगा, सिस्टमैटिक तरीके से ये सारी की सारी चीज आपको प्रोवाइड होती चली जाएगी। बस आप सेशन को शेयर करें ताकि हमारा मोटिवेशन भी बना रहे। तो हम लोग इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और आज है मध्य प्रदेश का भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक। हमने जनरल इंट्रोडक्शन वाला सारा टॉपिक लगभग लगभग कवर कर लिया है और अब हम लोग कहां पे पहुंच गए हैं? मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश वाले टॉपिक में पहुंच चुके हैं। तो उन वाले टॉपिक को हम लोग आज करेंगे, आज या कल, जब तक में ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा हम लोग व्यवस्थित तरीके से करेंगे सारी की सारी चीजें। चलें, आपके सामने पहला प्रश्न है आज का। वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? ठीक है। हाँ, एक चीज और, अगर आपको इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश भी चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा, तो हम इन प्रश्नों को इंग्लिश में भी करवा देंगे। ठीक है, जिनको भी जो इंग्लिश मीडियम है उनके लिए भी ये प्रश्न इंग्लिश मीडियम में भी करवा देंगे। बस आप बने रहिए। ठीक है, हाँ, ज्यादा से ज्यादा आपको फैक्ट दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलें, यहां पे पहला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। चलें, वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया? तो देखें, मैं आपको एक चार्ट बना रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट सा रहेगा आपको। अगर सामान्य रूप से बात किया जाए तो 3 भौतिक प्रदेश है। सामान्य रूप से कैसे? देखो, अगर भौतिक प्रदेश को सामान्य रूप से बात करेंगे, भौतिक प्रदेश मध्य प्रदेश, भौतिक प्रदेश कौन सा? मध्य प्रदेश का भौतिक प्रदेश अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश का भौतिक प्रदेश की अगर हम बात करें तो सामान्य रूप से 3 है। कौन 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 से सामान्य रूप से 3 है अगर हम बात करें तो देखो, एक है मध्य उच्च प्रदेश, एक है मध्य उच्च प्रदेश, उच्च प्रदेश, सेंट्रल हाईलैंड, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें यहां पे सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र, सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र, मैकाल क्षेत्र, सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र, और तीसरा याद रखना पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, क्षेत्र। बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत अच्छे से। अगर हम इनके अंदर की बातें करेंगे तो पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? बघेलखंड का पठार। कौन सा? बघेलखंड, याद रखिएगा, बघेलखंड पठार। जबकि सतपुड़ा मैकाल के अंतर्गत इसे 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अच्छे से दिमाग में रखना है। पूर्वी सतपुड़ा मतलब यहां पे मैकाल क्षेत्र बता सकते हैं, मैकाल क्षेत्र। दूसरा मध्य सतपुड़ा, यहां पे महादेव क्षेत्र, महादेव, महादेव क्षेत्र। और पश्चिमी सतपुड़ा अगर हम बात करें तो राजपीपला, राजपीपला। 3 भागों में बांटते हैं, राजपीपला श्रेणी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना, ये सारे के सारे पॉइंट। अगर हम मध्य उच्च प्रदेश की बात करें तो इसकी भी बात हम लोग करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं और सिस्टमैटिक तरीके से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत 5 चीज आती हैं। एक तो मालवा का पठार, मालवा प्लेटू, मालवा पठार, ध्यान रखिएगा। दूसरा अगर हम बात करें मध्य भारत पठार, मध्य भारत पठार। तीसरा अगर हम बात करें तो यहां पे रीवा पन्ना पठार, रीवा पन्ना। चौथा अगर बात करें तो यहां पे बुंदेलखंड पठार, बुंदेलखंड क्षेत्र पठार। और 5वां अगर हम बात करें तो नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी, घाटी। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो वैसे तो सामान्य रूप से 3 है, लेकिन ऑल ओवर अगर हम बात करें तो कितने भागों में बांटा गया है? तो देखें, 1 2 3 4 5
6 और 1 7। तो सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा। अब इसमें ऑप्शन क्या है? 6, 12, 10 और 7। तो कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में बांटा गया है। ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में होनी चाहिए, ये सारे के सारे। अब देखते हैं और कुछ यहाँ पे पॉइंट, जैसे मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा, इसलिए बताना चाहूंगा ताकि आपको चीजें एग्जैक्ट याद हो जाए। अगर इन सभी भौतिक प्रदेशों में बात करें तो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो इनके हम परसेंटेज आपके लिए लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। ये कितने परसेंट में फैला है मालवा का पठार? ये 28% भाग में फैला है। कितने परसेंट में? 28। जबकि मध्य भारत का पठार कितने परसेंट में फैला है? 10.7% भाग में। कितने परसेंट में? 10.7% भाग में। जबकि रीवा पन्ना का पठार कितने में फैला है? 10.37%, मतलब लगभग 10.4% भाग में फैला है। और बुंदेलखंड का पठार की अगर बात करें तो ये कितने परसेंट में फैला है? 7.7% भाग में फैला है। क्यों बता रहा हूं? ताकि आपको अगर क्रम भी पूछ ले कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, हो सके मालवा के पठार को न देके इनके क्रम को, नीचे वाले के क्रम को पूछ ले, तब आपको बहुत परेशानी हो जाएगी, इसलिए याद कर लेना है, ठीक है। नर्मदा सोन घाटी की बात करें तो ये 26% भाग में फैला है। नर्मदा सोन घाटी कितने? 26% भाग में फैला है। जबकि सतपुड़ा मैकाल कितने परसेंट में फैला है? 11% में फैला है। जबकि बघेलखंड का पठार 7% भाग में फैला है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें सबसे बड़ा भौगोलिक भौतिक प्रदेश कौन सा है? मालवा का पठार। तो यहां पे मैं लिख देता हूं सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, याद रखिएगा। क्रम बना देता हूं ताकि आपको याद है। तो सबसे बड़ा इनमें से कौन सा है? मालवा। तो सबसे बड़ा कौन सा है? मालवा, याद रखिएगा। मालवा कितने परसेंट में है? याद रखना 28%, बहुत अच्छे से याद है। फिर इसके बाद अगर बात करें इनमें से और कौन सा बड़ा, फिर दूसरे नंबर में नर्मदा सोन घाटी। क्रम भी याद रखना, नर्मदा सोन घाटी, अच्छे से याद रखना बस। अब आप सिर्फ पढ़ते जाओ और मेरी बात को मानते जाओ। प्रॉमिस है आपकी कि जिनका बार बार प्रीलिम्स रुक रहा है ना, वो कभी नहीं रुकने वाला। मेरे रहते तो नहीं रुकेगा, इस बात की गारंटी लेता हूं। बस आप हमें शेयर करें, लाइक करें, थोड़ा सा उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक है। नर्मदा सोन घाटी ये कितने परसेंट में फैला है? याद रखिएगा, ये फैला है 26%। तो क्रम याद रखिएगा कितना। तो पहले नंबर में सबसे बड़ा कौन है? मालवा। दूसरे नंबर में नर्मदा सोन घाटी। और तीसरे नंबर में अगर बात करें तो सतपुड़ा मैकाल 11%। बाकी इससे तो सारे के सारे छोटे हैं। तीसरे नंबर में अगर हम बात करें क्रम में, ऐसे ही क्रम में याद रखने, तीसरे नंबर में तो कौन है? याद रखना सतपुड़ा मैकाल, ये याद रखिएगा। ये क्रम 3 तो याद ही रखिएगा शुरू के। और अगर इसके बात करें सतपुड़ा मैकाल के बाद तो कौन है? मध्य भारत का पठार, ये 10.7% भाग में फैला है। जबकि इसके बाद रीवा पन्ना का पठार 10.37। तो चौथे नंबर में अगर बात करें तो मध्य भारत का पठार, ये क्रम याद रखिएगा। पांचवें नंबर में रीवा पन्ना 5वें नंबर में। छठवें नंबर में अगर बात करें तो यहां पे बुंदेलखंड होगा। बुंदेलखंड कितने परसेंट में फैला है? 7.7%। तो 6वें नंबर में बुंदेलखंड याद रखिए, क्रम याद रखिएगा। और 7वें नंबर में अगर बात करें तो सबसे छोटा कौन सा है? बघेलखंड का पठार सबसे छोटा है, ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा बघेल। तो ये हो सके अवरोही और आरोही दोनों क्रम पूछ ले, याद रखिएगा बघेलखंड। तो यह बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। आरोही में क्या होता है? छोटे से बड़े की ओर चलते हैं, अवरोही में बड़े से छोटे की ओर चलते हैं, ध्यान रखिएगा ये बात। तो उल्टा भी पूछा जा सकता है। इसके बाद कौन सा छोटा? सबसे छोटा ये है, फिर ये है, फिर कौन सा है? ये है, फिर ये है, समझ रहे हैं ना। फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है और फिर ये है, समझ रहे? मतलब समझ रहे ना। तो यहां पे अगर छोटे से बड़े की ओर भी पूछा जा सकता है क्रम, और बड़े से छोटे की ओर भी क्रम पूछा जा सकता है। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगर यहां पे मैप भी बनाने का प्रयास करें तो थोड़ा सा आपको वैसे मैं आगे बता दूंगा मैप में, चलो मैं आगे मैप में बताऊंगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, इतना आप एकदम से क्लियर रखिए बातों को। क्लियर है बातें? और अगर मजा आ रहा है तो आप सेशन को शेयर भी जरूर करिएगा। हम सारे के सारे पॉइंट इसलिए बता रहे हैं कि किसी एंगल से प्रश्न पूछे तो आप गलत ना करें, किसी एंगल से पूछे तो आप गलत ना करें, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखें कौन भारत
कौन मध्य उच्च प्रदेश, याद रखना, ठीक है, कौन मध्य उच्च प्रदेश, याद रखना, कौन सा पठार, यहां पे आपको ऐसे याद रखना, कौन सा पठार, पठार मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है। मतलब मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत कौन सा पठार शामिल नहीं है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, इसीलिए बता दिया था कि आपको याद रहे। मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत मालवा का पठार आता है, मध्य भारत का पठार आता है, रीवा पन्ना का पठार आता है, बुंदेलखंड का पठार आता है, नर्मदा सोन घाटी, ये बहुत अच्छे से याद रखना। जबकि अलग से कौन आता है, सतपुड़ा मैकाल आता है, और अलग से कौन आता है, बघेलखंड का पठार आता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इसका मतलब यहां पे अगर हम बात करें तो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत क्या मध्य भारत का पठार आता है, बिल्कुल आता है। अभी जस्ट बताया था कि मध्य भारत का पठार मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आता। क्या मालवा का पठार आता है, बिल्कुल आता है। क्या बुंदेलखंड का पठार, बिल्कुल आता है। क्या बघेलखंड का पठार आता, नहीं, बघेलखंड का पठार पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है। तो यहां पे आपको लिख लेना है अलग से साइड में, ये पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है, पूर्वी पठार, याद रखना। ये मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता, ये बात आपको ध्यान रखना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, यहां पे आपको याद रखना। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं अगर बात करें मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत, रीवा पन्ना, रीवा पन्ना ये भी ऐड करो, और नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी। अगर ये ऑप्शन में होते तो ये भी सही होते, ये बात आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे, अगर हम यहां पे मैप की बात करें, यहां पे थोड़ा सा हम आपको मैप बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको याद हो जाए। यहां पे याद रखना पूर्वी पठार, ये पूर्वी पठार, यहां पे जगह है, मैं आपके लिए मैप बनाता हूं ताकि आपको याद हो जाए सारी की सारी चीजें, ताकि आपको बहुत अच्छे से दिमाग में याद हो जाए। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिएगा सारे के सारे पॉइंट, नहीं तो आप गलत करेंगे। ठीक है, मैप में आप आराम से समझ लीजिए क्या क्या कहां पे है। देखो ये है, ये पूरा बेल्ट क्या कहलाता है, यहां पे आपको ध्यान रखना है, ये वाला बेल्ट क्या कहलाता है, याद रखिएगा, मध्य भारत का पठार, मध्य भारत, मध्य भारत याद पठार, याद रखिएगा। ये वाला बेल्ट क्या कहलाता है, ये वाला बेल्ट, ये बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड। और इसके जस्ट नीचे बघेलखंड मत कर देना, इसके जस्ट नीचे रीवा पन्ना का पठार है, बहुत गलत मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। यहां पे आपको याद रखना है रीवा पन्ना, रीवा पन्ना, रीवा पन्ना पठार। और अगर हम बात करें यहीं पे और आगे हम बात करें तो ये वाला बेल्ट क्या कहलाता है, ये कहलाता है बघेलखंड, बघेलखंड, बघेलखंड पठार। ठीक है, और ये कहलाता है, याद रखिएगा, यहां पे अलग कलर से बना देता हूं ताकि याद रहे, ये वाला पूरा बेल्ट क्या कहलाता है, सतपुड़ा मैकाल, सतपुड़ा मैकाल, मैकाल, याद रखिएगा। ये वाला बेल्ट क्या कहलाता है, सतपुड़ा मैकाल। दक्षिण में कौन सा, मध्य प्रदेश के दक्षिण में सतपुड़ा मैकाल कहलाता है। और ये क्या है, याद रखिएगा, ये नर्मदा सोन घाटी है, नर्मदा सोन घाटी, सोन घाटी, ये याद रखना, नर्मदा सोन घाटी है। और ये पूरा बेल्ट अगर हम बात करें तो मालवा प्लेट्यू कहलाता है। ये पूरा क्या है, मालवा पठार, मालवा पठार। किसी भी तरह प्रश्न पूछे आप कर जाएं, मतलब मालवा पठार और सतपुड़ा पठार के मध्य कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है, नर्मदा सोन घाटी। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसे अगर पठार के हिसाब से पूछा, समझ रहे हैं बात को, ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, बाकी अगर आपसे पूछे इसके ऊपर विंध्याचल पर्वत है, नीचे सतपुड़ा, ये वाला विंध्याचल पर्वत है, जब हम लोग पर्वत पढ़ेंगे ये विंध्याचल है, लो ये भी बता देता हूं, लेकिन आगे पढ़ेंगे हम लोग, विंध्याचल है। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मालवा पठार और सतपुड़ा मैकाल पठार के बीच में कौन सी भौगोलिक क्षेत्र, तो नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, याद रखिएगा। बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड के पठार के मध्य कौन सा पठार है, तो रीवा पन्ना का पठार। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हो सके आपसे पूछ ले मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम भौगोलिक प्रदेश कौन सा है, सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र। मध्य प्रदेश का पश्चिमी भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है, तो मालवा का पठार। ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से जहन में रखना है। क्लियर है बातें? तो सेशन को शेयर जरूर करिएगा अगर मजा आ रहा है। हेलो, अगर मजा आ रहा है तो सेशन को प्लीज शेयर करिएगा, क्योंकि हमारा हार्ड वर्क लग रहा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग लगातार सेशन को शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले किसी भी प्रकार से। हाँ, याद रखना एमपीपीएससी वैकेंसी अच्छी खासी देने वाला है, इसलिए डीसी डीएसपी
बनने के लिए तैयार हो जाइए और उसके लिए अभी से आपको प्रयास करना होगा। इसलिए स्पेक्ट्रम आईएएस के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ताकि ये पीडीएफ आपको हैंड रिटन इसी तरह मिल जाए। ठीक है। दूसरी चीज, नंबर पर संपर्क भी करिएगा, जो आपको यहाँ पे नंबर है स्पेक्ट्रम आईएएस का, उस नंबर पर संपर्क भी करिएगा, ताकि आपको वो पीडीएफ आपको पर्सनली भी मिल जाए। ये सारी की सारी चीज आपको करना है। ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से करते चलिएगा सारी की सारी चीज। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखें, अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अब देखो, यहां पे मैं आपको मैप बनाता हूं ताकि एग्जैक्ट आपको चीजें याद होता जाए, नहीं तो आप गड़बड़ कर देंगे मामला। देखो, यहां पे मैप बना रहा हूं। ठीक है। अच्छे से ध्यान रखिएगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। और जब गड़बड़ हो जाएगा तो उसको सुधारने के लिए अपन को बेहतरीन प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या है? अरावली। यहां पे ये क्या है? अरावली। ध्यान रखिएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला है यहां पे। ये राजस्थान, याद रखिएगा, ये कहां कहां फैला है? अगर हम बात करें, गुजरात से लेके राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली, लेकिन मुख्य रूप से कहां पे फैला? राजस्थान में। याद रखना, अरावली। अरावली। और अरावली पर्वत का किस तरह का पर्वत है? एक अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत मतलब इसका क्षरण हो चुका है पूरी तरह से। ये कैसा पर्वत है? अगर हम बात करें, अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। याद रखिएगा। और ये विश्व का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं ये प्री कैम्ब्रियन काल में बना है। कब बना है? प्री कैम्ब्रियन काल में। प्री कैम्ब्रियन, याद रखिएगा, ये प्री कैम्ब्रियन युग में बना है। याद रखिएगा। और दूसरी चीज क्या याद रखना है? ये विश्व का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। विश्व का, हिमालय से भी पुराना है। ध्यान रखिएगा, हिमालय से, विंध्याचल से भी पुराना है। विश्व का प्राचीनतम पर्वत, प्राचीनतम पर्वत, प्राचीनतम पर्वत। याद रखिएगा। इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? गुरु शिखर। अगर ये भी बात करें, सर्वोच्च चोटी याद रखना गुरु शिखर है। गुरु शिखर, गुरु शिखर, ये भी आपको याद रखना है। 1722 मीटर। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। ये राजस्थान में है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे मेन अपने को ये वाला प्रश्न को सॉल्व करना है। अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य यहाँ पे क्या है? विंध्याचल पर्वत। ये एक्चुअली में कहां से आता है? ये आता है बिहार से लेके कहां तक? गुजरात तक फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा। ये कई श्रृंखलाओं में बटा, जैसे ये कैमूर श्रेणी, कैमूर, ध्यान रखिएगा। और यहां पे अगर देखें तो भांडेर श्रेणी, भांडेर, भांडेर। और आगे बात करें तो ये कौन सा है? विंध्यन। मतलब ये आगे तक फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें तो ऐसे फैला हुआ है। अगर हम बात करें तो आपको बता देते हैं, ये ऐसे फैला हो विंध्यन क्रम। ठीक है। आगे बहुत काफी दूर तक फैला है विंध्यन। याद रखिएगा, विंध्यन, विंध्यन क्रम। तो इसके बीच में कौन सा पठार आपको देखने को मिलता है? खुद सोचिए। मैक्सिमम इसका हिस्सा कौन सा है? यहाँ पे अगर हम बात करें, ये मतलब नीचे झुका हुआ है, ये याद रखिएगा मालवा का पठार। कौन सा? मालवा प्लेटू, मालवा पठार। मतलब कुल मिला के 80% मालवा का पठार अरावली और विंध्याचल पर्वत से घिरा हुआ है। अरावली और विंध्याचल पर्वत से घिरा हुआ है। तो याद रखना, तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया है कि अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो यहाँ पे कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार स्थित है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अब मालवा के पठार के संबंध में कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे बेहतरीन तरीके से याद करेंगे। मालवा पठार, ठीक है, मालवा पठार बहुत अच्छे से याद रखना। मालवा पठार, पहला पॉइंट तो याद रखना, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश, भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र याद रखिएगा। ठीक है। सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र, ये बहुत अच्छे से याद रखना। और कितना है? लगभग 28% भाग में फैला है। दूसरा, इसकी उत्पत्ति अगर बात करें, उत्पत्ति ये याद रखना दक्कन ट्रैप से निकले लावा के जमाव से हुआ है। कब की बात है? ये क्रिटेशियस युग की बात है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, कब की बात है? क्रिटेशियस। अच्छे से याद रखना, क्रिटेशियस टाइम पीरियड का है, क्रिटेशियस युग का है, बात है। और इसमें क्या हुआ है? दक्कन ट्रैप, दक्कन जो पठार है, रुको यहां पे समझ लो, ये देखो, ये दक्कन का पठार, ये वाला बेल्ट था। तो यहां से क्या निकला था? लावा निकला था। और लावा का प्रसार कुछ ऐसे हुआ,
दूर तक हो गया, फैल गया था, लावा का प्रसार कुछ दूर तक फैल गया था। तो यहाँ पे मालवा का पठार आ गया है, यहाँ पे कठियावाड़ का पठार, और यहाँ पे दक्कन का पठार है। तो इसका मतलब यहाँ याद रखिएगा कि यहाँ की संरचना, यहाँ की संरचना, यहाँ की संरचना सेम है। मतलब यहाँ पे भी बेसाल्टिक लावा का जमाव है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इसका मतलब यहाँ पे क्रिटेशियस युग में बेसाल्टिक लावा के जमाव से, ऐसा बोल सकते हैं, बेसाल्टिक लावा के जमाव से, बेसाल्टिक लावा के जमाव से, याद रखिएगा, ठीक है, बेसाल्टिक लावा के जमाव से, ठीक है, याद रखें। कहाँ के? दक्कन ट्रैप की चट्टानों से निकले लावा, दक्कन ट्रैप की चट्टानों से निकले लावा, दक्कन ट्रैप की, ट्रैप, ट्रैप मतलब दरार, याद रखिएगा, दक्कन ट्रैप की चट्टानों से, चट्टानों से निकले बेसाल्टिक लावा, से निकले बेसाल्टिक लावा के जमाव से। ये क्या, किसका निर्माण हुआ? मालवा के पठार। अगर हम यहाँ पे मैप थोड़ा सा डायग्राम बनाएं तो आप थोड़ा सा समझिएगा। जैसे ये यहाँ से मैग्मा जब धरातल पर आता है तो लावा होता है, और ये लावा का प्रसार काफी दूर तक हो गया, ये लावा का प्रसार काफी, मतलब यहाँ पे दक्कन का पठार था, यहाँ पे भी लावा का जमा हुआ, यहाँ पे मालवा का पठार, यहाँ पे कठियावाड़ प्रायद्वीप, तो यहाँ पे भी इसका जमा हुआ, जिसके कारण ये आपको यहाँ पे अगर हम बात करें तो पूरे भारत में 3 जगह ही काली मृदा का मुख्य रूप से निक्षेप है। एक तो दक्कन का पठार, दूसरा मालवा का पठार, और तीसरा कठियावाड़ प्रायद्वीप। कठियावाड़ प्रायद्वीप कहाँ पे आता है? गुजरात में आता है। तो तीनों जगह काली मृदा के जमाव मिलते हैं। तो जब बेसाल्टिक लावा के जमाव से इसका निर्माण हुआ तो कुछ समय बाद बेसाल्टिक लावा में अपक्षय एवं अपर्दन की प्रक्रिया हुई। अपक्षय मतलब वेदरिंग प्रोसेस, एक ही स्थान पर चट्टानों का टूट फूट कर बिखर जाना अपक्षय कहलाता है। तो अपक्षय प्रोसेस से क्या हुआ, ये ध्यान रखना, अपक्षय प्रोसेस से याद रखिए, मतलब वेदरिंग प्रोसेस से क्या हुआ, चट्टाने एक स्थान पर, चट्टानों का एक ही जगह पर टूटना, एक ही जगह पर टूटना, मतलब समझ, टूट फूट कर बिखर जाना अपक्षय। मतलब ये 3 तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होता है भौतिक अपक्षय, एक होता है जैविक, और एक होता है रासायनिक। इन तीनों प्रक्रम के माध्यम से ये बेसाल्टिक लावा में क्या हुआ, अपक्षय प्रक्रिया हुई, जिसके कारण यहाँ पे काली मृदा का विकास हुआ। ये बात आपको, इसीलिए यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा का विकास, काली मृदा का विकास। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत प्यार से याद रखना है, ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो मालवा के पठार में क्या क्या मैंने बात की, भौगोलिक क्षेत्र सबसे बड़ा है, भौगोलिक क्षेत्र याद रखना। उत्पत्ति की अगर बात करें तो क्रिटेशियस युग की बात है, दक्कन ट्रैप के में क्या हुआ था, बेसाल्टिक लावा के जमाव से क्या हुआ था, इसका निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था? मालवा प्लेट्यू का निर्माण हुआ था। और अगर बात करें इसी में बेसाल्टिक लावा में अपक्षय एवं अपर्दन की प्रोसेस हुई, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे याद रखना, काली मृदा का निर्माण हुआ। अब ये अब देखो और अच्छे से ध्यान रखना, अब मालवा प्लेट्यू के संबंध में और बात करें तो इस काली मृदा में कौन सी फसल का उत्पादन, काली मृदा याद रखना किस फसल के लिए जानी जाती है, याद रखिएगा, देखो शुष्क खेती के लिए उपयुक्त है। यहां पे मैं लिख देता हूं, शुष्क ड्राई फार्मिंग के लिए उपयुक्त होती है, शुष्क खेती के लिए उपयुक्त होती है। मतलब काली मृदा में उतनी ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती, इस कारण यहां पे कपास की खेती की जाती है। किसकी खेती? कपास। अच्छे से ध्यान रखना, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, और गेहूं की खेती की जाती है। आपने देखा होगा गेहूं, मालवा के पठार को गेहूं की डालिया कहा जाता है, ये बात बास्केट कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना। इसी कारण क्योंकि यहाँ पे गेहूं की खेती भी पर्याप्त होती है, यहाँ पे मूंगफली की खेती भी पर्याप्त होती है, यहाँ पे सोयाबीन की खेती भी पर्याप्त होती है, यहाँ पे कपास की भी खेती पर्याप्त होती है। और अगर हम बात करें इसी मालवा के पठार से बहुत सारी नदियां उद्गमित होती हैं। अगर हम बात करें तो ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी ऐसे उद्गमित होकर जाती है। याद रखिए बस, चंबल एवं उसकी सहायक नदियां जाके, या चंबल किस में जाके मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। मतलब यहां से अगर हम बात करें तो चंबल नदी एवं उसकी सहायक नदियों का उद्गमन होता है।
ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मालवा के पठार में अगर हम बात करें जलवायु कैसी है, तो यहाँ पे सम जलवायु, मतलब ना तो गर्मी में अधिक गर्मी, ना तो ठंडी में अधिक ठंडी। मतलब यहाँ पे अगर बात करें जलवायु की भी बात करने, तो यहाँ पे सम जलवायु पाई जाती है। सम जलवायु, सम जलवायु याद रखिएगा, बहुत अच्छे से याद रखना। और मालवा की जलवायु को फाहियान ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बोला है। मालवा की पठार की जलवायु को फाहियान ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा। और एक बात करें, इस मालवा के पठार की सर्वोच्च चोटी की भी बात हम करेंगे। क्यों करेंगे? इसकी सर्वोच्च चोटी सिगार है। तो मालवा के लोग सिगार बहुत पीते हैं, ऐसा याद रखो, सिगार बहुत पीते हैं, अन्यथा मत लेना भाई। सिगार चोटी है 881 मीटर। यहीं पे अगर बात करें और चोटी की बात करें तो जाना पाव भी है, जाना पाव याद रखना, इसी मालवा के पठार में। और अगर बात करें चोटी की तो धजारी, धजारी, धजारी चोटी। और ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और यहां पे अगर बात करें तो सबसे उपजाऊ मृदा मध्य प्रदेश में कौन सी है? तो काली मृदा सबसे उपजाऊ, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, ठीक है। भारत की तो जलोढ़ मृदा है, मध्य प्रदेश की सबसे उपजाऊ मृदा काली मृदा। और काली मृदा ये वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, लगभग 47% पाई जाती है। अगर हम बात करें तो कितने परसेंट? 47% मध्य प्रदेश में पाई जाती है, इसी वाले बेल्ट में। और 3 तरह की काली मृदा, गहरी काली, साधारण काली मृदा मुख्य रूप से यहाँ पे पाई जाती है, याद रखिए। और छिछली काली मृदा पाई जाती है। तो गहरी काली मृदा कहाँ पे पाई जाती है? अगर हम बात ही कर लें थोड़ा 1 सेकंड, वैसे पढ़ेंगे मिट्टी वाले सेक्शन में। तो गहरी काली मृदा नर्मदा सोन घाटी के पश्चिमी वाले बेल्ट में। साधारण काली मृदा कहाँ पे पाई जाती है? साधारण काली मृदा कहाँ पे पाई जाती है? नर्मदा सोन घाटी के ऊपर वाले बेल्ट में। जबकि छिछली काली मृदा सतपुड़ा मैकाल वाले क्षेत्र में, मतलब यहाँ पे ये वाले बेल्ट में छिछली काली मृदा पाई जाएगी, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे गहरी काली नर्मदा सोन घाटी वाले, और जबकि ये वाले बेल्ट में सामान्य साधारण काली मृदा पाई जाती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना ना भूलें। हम आपके लिए यहाँ पे पूरी शिद्दत से मैं चाहता हूं कि आपसे प्रश्न बने, ये सच है, मेरा मानना है कि आपसे प्रश्न बने, ठीक है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी मालवा के पठार में याद रखना बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इंदौर शहर बहस बसा है। इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, उज्जैन हो गया, देवास हो गया, जितने भी इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं ये मालवा के पठार में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर हम बात करें तो पीथमपुर में पीएम मित्र मेगा पार्क क्यों बनाया जा रहा है? अगर चाहते हो तो इसको रीवा सतना में भी बना सकते हैं, लेकिन नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? क्योंकि यहाँ पे पीएम मित्र मेगा पार्क में टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। और टेक्सटाइल के लिए यहाँ पे सूती कपास, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे पास में मिलेगी, इसलिए यहीं पे पीएम मित्र मेगा पार्क भी बनाया गया। कहाँ पे? इंदौर में कहां पे? धार में बनाया गया है। याद रखना, कपड़ा मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के द्वारा बनाया गया। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। चलो, क्लियर हुई बातें? हमारे हिसाब से तो क्लियर हो गई होगी। अगर मुझे लग रहा है कि आपको सेशन पसंद आ रहा है, और पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हमारी मेहनत लगती है और इस मेहनत को आप जरूर शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। चले अगला प्रश्न देखें। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सबसे बड़े भौतिक भूभाग के रूप में किस पठार का विस्तार है? मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में अभी जस्ट बताया, तो कौन से भाग का अगर आप बात करें तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी में कौन सा भाग है? अगर हम बात करें, अगर हम आपसे प्यार से बात कर ही दें तो कौन सा भाग है? अगर हम बात करें तो यहाँ पे मालवा का पठार है। ये कौन सा है? ये कौन सा है बाबू? मालवा का पठार है, याद रखना, मालवा पठार, याद रखना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। कौन सा? मालवा पठार। तो ये पश्चिमी भाग में है मध्य प्रदेश के, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा है? सबसे बड़े भौतिक भूभाग कौन सा है? याद रखना, तो यहाँ पे मालवा का पठार। और मालवा का पठार कितने % भाग में है? 28% भाग में। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। मध्य भारत का पठार कहाँ पे अगर बात करें तो ये उत्तर पश्चिम में है। उत्तर और पश्चिम ऐसे भी बोल सकते हैं, उत्तर पश्चिम। कैसे उत्तर पश्चिम? देखो यहाँ पे उत्तर पश्चिम, ये देखो कैसे, यहाँ पे ये वाला पूरा बेल्ट यहाँ से लेके यहाँ, ये उत्तर पश्चिमी कहलाया। कैसा? ये उत्तर पश्चिमी कहलाया। उत्तर पश्चिमी वाले बेल्ट में मध्य भारत है।
मध्य भारत है, ये ध्यान रखना। और ये कितने परसेंट भाग में? 10.7% भाग में फैला हुआ है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तीसरा, बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार मैंने यहाँ पे, अगर आपको याद आ रहा हो, ये बघेलखंड का पठार यहाँ पे बताया, पूर्वी क्षेत्र में बघेलखंड। बघेलखंड अच्छे से बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। 7% भाग में फैला है, ठीक है, बघेलखंड का पठार। यहाँ पे बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड जस्ट यहाँ पे फैला है। अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड इस वाले हिस्से में फैला है, बुंदेलखंड, याद रहेगा बुंदेलखंड। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और इसके जस्ट नीचे अगर हम बात करें तो ये वाला बेल्ट क्या कहलाता है? रीवा पन्ना। रीवा पन्ना ये कहलाता है, ठीक है। और रीवा पन्ना कैसा पठार है? कागारी प्रदेश है। ये लिख लीजिए कहीं पे, आपसे प्रश्न कभी पूछ न ले। ये कैसा प्रदेश है? कागारी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कागारी कागारी प्रदेश, कागारी पठार है। कागारी का मतलब एक और काफी ऊंचा और एक और स्लोप अच्छा खासा रहता है, मतलब एक और उठा होता है, ऐसे टाइप में, ऐसे 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 टाइप में है, याद रखना। तो ये कागारी भूमि का उदाहरण है। कौन सा? रीवा पन्ना का पठार है। और रीवा पन्ना का पठार बुंदेलखंड और बघेलखंड के मध्य स्थित है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें तो ये क्या है? अच्छे से एक बार और देख लो, ये सतपुड़ा मैकाल, सतपुड़ा मैकाल, याद रखिएगा। और ये कौन सा है? याद रखिएगा, ये नर्मदा सोन घाटी है। ये कौन सा है? नर्मदा सोन घाटी। अच्छे से ध्यान रखना, सोन घाटी, ये बात आपको याद रखना है। नर्मदा सोन घाटी, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये पूरा क्या है? मालवा प्लेट, मालवा पठार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। इसी क्रम में हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलना। और इसमें सबसे छोटा कौन सा है? अगर बात करें तो बघेलखंड सबसे छोटा, लिख भी देता हूँ, सबसे छोटा अच्छे से पढ़ना है बस। सबसे छोटा कौन सा है? याद रखना, बघेलखंड, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, सारे के सारे पॉइंट क्लियर है बातें, ठीक है, क्लियर है बातें, बहुत अच्छे से दिमाग में रखना। चलो आगे आगे इसी क्रम में हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, सारी की सारी चीजें पढ़ते चले जाएंगे। मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? अभी जस्ट मैंने बताया था सम जलवायु या समशीतोष्ण जलवायु। क्या उष्णकटिबंधीय जलवायु? ये तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पूरे मध्य प्रदेश की है। अगर हम बात करें तो उष्णकटिबंधीय क्यों है बता देता हूं। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, याद रखना, उष्णकटिबंधीय मानसून, क्योंकि यहां से इसके बीचों बीच क्या गुजरती है? बीचों बीच, कई बार बता, बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा, कौन सी? कर्क रेखा गुजरती है। बीचों बीच कौन सी रेखा? कर्क रेखा गुजरती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। दूसरी चीज, आर्द्र जलवायु नहीं, उपोष्ण जलवायु नहीं, समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। मतलब ग्रीष्म ऋतु में, ऐसे बोल सकते हो, ग्रीष्म ऋतु में ना तो अधिक गर्मी, ना तो अधिक गर्मी, ध्यान रखिएगा। ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती, जबकि शीत ऋतु में ना तो अधिक ठंडी, ये भी बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, सारे बिंदु को बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। क्लियर है बातें? चलें आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो किस तरह की जलवायु? समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगर हम सारे पठार की ही बात कर लें, चलो कर ही लेते हैं, नहीं तो आपको एक मिनट यहाँ पे देखो अच्छे से, यहाँ पे मैप बना रहा हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट क्लियर हो, ऐसे समझ लीजिएगा। यहाँ पे अगर हम मैप की बात करें तो मध्य भारत के पठार में कैसी जलवायु पाई जाती है? अगर हम बात करें तो यहाँ पे विषम जलवायु, विषम अब लिखेंगे नहीं, विषम का मतलब ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी। मतलब यहाँ पे आपने देखा होगा ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के समय में बहुत गर्मी पड़ती है इस वाले बेल्ट में, याद रखिएगा, और ठंडी के समय में बहुत ठंडी। आपने देखा होगा कि शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, यहाँ पे कितनी ठंडी पड़ती है। ठंडी में आपने देखा होगा कि इतने डिग्री टेम्परेचर है, मतलब
3 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, ऐसे टाइप में। और गर्मी में कहते हैं और ये यहाँ पे लगभग 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला गया तापमान, समझ रहे हो ना। तो ऐसे यहाँ पे भी यहाँ पे कैसी जलवायु, मालवा में सम जलवायु, ये भी बात आपको याद रखना। यहाँ पे अगर हम बात करें इस वाले बेल्ट में बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में बात करते हैं, रीवा पन्ना का पठार दोनों में बात करते हैं, प्लस बघेलखंड में भी बात करते हैं। तो यहाँ पे शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी पड़ती है, ये तीनों में ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है। शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी और ग्रीष्म ऋतु में सामान्य गर्मी देखने को मिलता है। यहाँ पे ये तीनों में, शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी, आपने देखा है कि बघेलखंड, बुंदेलखंड और रीवा पन्ना के पठार वाले बेल्ट में ठंडी के समय में अच्छी खासी ठंडी पड़ती है, लेकिन गर्मी के समय में सामान्य गर्मी पड़ती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे हम बात करें सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे कैसा याद रखना, यहाँ पे अगर हम बात करें सतपुड़ा मैकाल वाले क्षेत्र में बात करें, शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी और ग्रीष्म ऋतु में सामान्य गर्मी पड़ती है। शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी, यहाँ पे शीत ऋतु में क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है अत्यधिक ठंडी और ग्रीष्म ऋतु में सामान्य गर्मी। लेकिन यहाँ पे नर्मदा सोन घाटी में उल्टा होगा, यहाँ पे शीत ऋतु में सामान्य ठंडी पड़ती है जबकि ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी देखने को मिलती है। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ग्रीष्म ऋतु में कैसी अत्यधिक गर्मी देखने को मिलेगी जबकि शीत ऋतु में सामान्य ठंडी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। मालवा के पठार में सबसे गर्म माह कौन सा होता है? देखो, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे गर्मी का महीना मई होता है, तो याद रखना। तो मालवा के पठार में भी उसी टाइम में सबसे ज्यादा गर्मी देखने को मिलेगी, तो कब? मई माह में। ये बात आपको याद रखना। पूरे मध्य प्रदेश में मई माह में आपको सबसे ज्यादा गर्मी देखने को मिलेगी। तो उसी क्रम में अगर हम बात करें तो मालवा के पठार में भी सबसे ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। चले आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, मालवा के पठार के बारे में विचार कीजिए। क्या विचार करना है ये देखते हैं। मालवा का ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है। रुको, मालवा का पठार का ढाल क्या दक्षिण पूर्व की ओर है? रुको अच्छे से, फिर मैं आपको समझाता हूं। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है। विचार कीजिए, ध्यान रखें, सिद्ध बाबा है। रुको, इस पठार में काली मिट्टी की अधिकता है। ठीक है, इस पठार के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। अब सही कूट का चयन करना है। देखो, समझो अच्छे से, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इस पठार का ढाल दक्षिण पूर्व में है। कैसे दक्षिण पूर्व में होगा? खुद सोचो। अरे भैया, यहां से सारी नदियां ऊपर की ओर जा रही हैं, तो उत्तर पूर्व की ओर नहीं होगा इसका ढाल, तो दक्षिण पूर्व में कैसे हो सकता है? तो याद रखना, अरे नदियां क्यों उत्तर की ओर बहती हैं? क्योंकि उसका ढाल उत्तर की ओर है, उत्तर पूर्व की ओर है, इसीलिए तो जा रही नदियां ऊपर की ओर, नहीं तो ये नदियां नीचे की ओर जाती। तो इसका मतलब दक्षिण पूर्व की ओर है, ये गलत है। अगला देखो, इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा नहीं भैया, इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सिगार है। ये बात आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो इसका मतलब पहला और दूसरा दोनों गलत है, पहला और दूसरा दोनों गलत है, ध्यान रखना। जहां जहां दूसरा है वो कैंसिल होगा, जहां जहां दूसरा है वो कैंसिल होगा। दो यहां पे भी लिखा है, दो यहां पे भी लिखा है, तो ऐसा भी ऑप्शन को काटना है। जहां जहां दूसरा है वो कैंसिल होगा। अगर नहीं याद दिमाग, इस पठार में काली मृदा पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है, 47% पाई जाती है, लगभग 47% यहाँ पे पाई जाती है। बात आपको याद रखना। पठार के मध्य से कर्क रेखा, कई बार पढ़ा चुका हूं कि यहां से बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है पठार के। ठीक है, मालवा के पठार को 2 भागों में बांटती है कर्क रेखा, बहुत शानदार। ये पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और मैंने ये भी बताया था कर्क रेखा पूरे मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। उज्जैन हो गया, आगर मालवा हो गया, उमरिया हो गया, दमोह हो गया, विदिशा हो गया, सागर हो गया, भोपाल हो गया, कटनी हो गया, जबलपुर हो गया, शहडोल हो गया। समझ रहे हैं बात को? यहां से गुजरती है। सागर हो गया, यहां से गुजरती है। रतलाम हो गया, रायसेन हो गया, राजगढ़ हो गया, यहां से कौन गुजरती है? याद रखिएगा, कर्क रेखा गुजरती है। ये कई बार मैंने पढ़ाया था, एक टेक्निक बताई थी, उषा दीदी रौसी थी, भोपाल जाकर शहडोल बिसर गई। ये उन्हीं से बनेगा जो पिछला लेक्चर देख लिए हैं, क्योंकि वहां पे मैंने ये पढ़ा दिया है। चलो आगे,
आगे बढ़ो। ठीक है, तो मालवा के पठार के संबंध में ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, बहुत अच्छे से मालवा के पठार के संबंध में बहुत सारी चीज बताई है। यहाँ पे शुष्क खेती की जाती है, यहाँ पे अगर बात करें तो सम जलवायु देखने को मिलता है, यहाँ पे जितने भी औद्योगिक केंद्र हैं इसी मालवा के पठार में देखने को मिलते हैं। यहीं पे सूती इंडस्ट्री भी काफी डेवलप है। ठीक है, याद रखिएगा ये सारे। यहाँ पे अगर बात करें तो काली मृदा है, यहाँ इस काली मृदा को कपासी मृदा के भी नाम से भी जाना जाता है, इसी को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है, इसी को चेरनोजम। काली मृदा को किस किस नाम से जाना जाता है अगर बात करें तो, अगर बात करें तो इसे चेरनोजम, चेरनोजम, चेरनोजम। कपासी, कपासी, रेगुर, रेगुर मृदा, रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे। चलो एक चीज और बता देता हूँ, वैसे मैं अपन जब मिट्टी पढ़ेंगे तो बताएंगे, लेकिन एक बार यहाँ पे देख लो थोड़ा सा एक सेकंड देख लो। यहाँ पे इस वाले बेल्ट में काली मृदा पाई जाती है। कौन सी? काली। ये ध्यान रखो, इस मृदा इस वाले यहाँ पे भी काली मृदा, क्योंकि ये वाला पश्चिमी वाला बेल्ट है तो यहाँ पे भी काली मृदा देखने को मिलेगी। इस वाले बेल्ट में लाल पीली मृदा, लाल पीली, लाल पीली, ये ध्यान रखना। इस वाले भाग में ज्यादा वर्षा होती है तो यहाँ पे लैटेराइट, लैटेराइट, लैटेराइट मृदा। ये वाले बेल्ट में अगर बात करें, बुंदेलखंड वाले बेल्ट में मिश्रित मृदा, मिश्रित। यहाँ पे अगर बात करें तो जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, सारे के सारे बिंदु को। चले आगे। मध्य उच्च प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मालवा पठार के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सिगार चोटी है। मैंने जस्ट बताया इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिगार चोटी है, याद रखिएगा। और गुडविल चोटी किसकी है, याद रखना सबसे ऊंची चोटी, ये रीवा पन्ना पठार की, रीवा पन्ना, पन्ना पठार की, रीवा पन्ना पठार की, याद रखना गुडविल। ठीक है, या सद्भावना शिखर इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सद्भावना, सद्भावना शिखर, सद्भावना चोटी। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश में मालवा के पठार का, मध्य प्रदेश में मालवा के पठार का ढाल, ढाल किस दिशा में की ओर है? मध्य प्रदेश में मालवा पठार का ढाल याद रखना। ये भाई साहब ने टाइपिंग एरर बहुत करते हैं, इनको कितनी बार मैंने समझाया लेकिन ये भाई साहब नहीं मान रहे हैं, तो उसको देखते हैं कुछ में कुछ। ठीक है, समझाना पड़ेगा बहुत अच्छे से। ढाल देखो, मालवा, मध्य प्रदेश में मालवा के पठार का ढाल किस दिशा की ओर है, याद रखिएगा। तो क्या दक्षिण पूर्व में है? नहीं भैया। क्या दक्षिण पश्चिम में? नहीं भैया। क्या उत्तर पश्चिम में? नहीं भैया, उत्तर पूर्व में है। अभी क्यों उत्तर पूर्व में है? यहाँ से जितनी भी, जैसे ये मालवा प्लेटू है, यहाँ से जितनी भी नदियां ऐसे जा रही हैं, ऐसे देखो ऐसे जा रही हैं, मतलब ढाल होगा तभी तो नदियां ऐसे जा रही हैं, तो उत्तर पूर्व की ओर है। तो कहाँ पे है? उत्तर पूर्व की ओर है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बहुत प्यार से याद रखना। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में मालवा पठार के मध्य भाग में कौन सी रेखा गुजरती है? अभी जस्ट बताया, मध्य बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। चलो एक बार बता देता हूं कर्क रेखा, नहीं तो आप लोग हमें बोलोगे कि सर आपने कर्क रेखा नहीं बताई है, लेकिन हम बताना चाहते हैं आपको। चलो यहाँ पे देखो, पहले छोटा सा ग्लोब देखो प्यार से, ताकि आपको याद हो जाए सारी की सारी चीजें। यहाँ पे ये 0 डिग्री कहलाती है, ये विषुवत रेखा है। ये कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा है। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना। और 0 डिग्री से ऊपर की ओर जब जाएं, ये भी अक्षांशी रेखा है, ध्यान रखिएगा। जैसे 0 डिग्री से ऊपर की ओर जाएंगे तो उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती है। ऊपर की ओर जाएंगे तो उत्तरी अक्षांश कहलाएगी। लेकिन 23.5 डिग्री पर जो रेखा होगी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, याद रखना, उत्तरी लिख रहा हूं, नॉर्दर्न लैटिट्यूड रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा की बात कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाती है? कर्क रेखा। ये कर्क रेखा, लो लिख देता हूं बड़े अक्षर में, कर्क रेखा। तो मध्य प्रदेश में कौन सी रेखा गुजरती है अगर हम बात करें तो कर्क रेखा, उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यहाँ पे ये भी लिख दो, ये भी लिख दो, नहीं तो आप गलत कर दोगे। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, याद हुआ? उत्तरी अक्षांश याद रखना। अब देखो इसकी टेक्निक बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश के कहां कहां से कर्क रेखा गुजरती है।
तो लिखो, एक टेक्निक लिखो अच्छे से। उषा दीदी रौसी थी, भोपाल जाकर शहडोल बिसर गई। रौसी मतलब उत्सुकता था उनको। उषा दीदी रौसी थी, भोपाल जाकर, भोपाल जब गई तो वो शहडोल ही बिसर गई, मतलब भूल गई शहडोल। तो उषा दीदी लिखो यहां पे अच्छे से। उषा दीदी, उषा दीदी अच्छे से लिखना, रौसी थी। उषा दीदी 15 मिनट। ओके, एक सेकंड, एक सेकंड, ओके, हाँ, हो जाए, हो जाए, हो जाए, ठीक है। उषा दीदी रौसी थी, भोपाल जाकर शहडोल बिसार गई, बिसार गई। उषा दीदी रौसी थी, भोपाल जाकर शहडोल बिसार गई। ये बात आपको अच्छे से याद रखना। तो ऊ से याद रखिएगा, ऊ से याद रखिएगा उज्जैन, एक ऊ से याद रखिए उज्जैन, अच्छे से याद रखना। और एक ऊ यहां पे मिलेगा, एक ऊ से मिलेगा उमरिया, उमरिया, ये याद रखना। अब देखो, पहले शाजापुर से जाती थी, लेकिन शाजापुर से अलग हो गया आगर मालवा, तो अब जाती है, याद रखिएगा, आगर मालवा, आगर मालवा। ये बात आपको याद रखना, किससे जाती है, आगर मालवा। दीदी याद रखना, यह दमोह, दमोह याद रखना, ये क्या है, दमोह। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना। दीदी एक दा से दमोह, एक दा साइलेंट। अब देखो यहां पे रा कहां है, ये एक रा, ये है एक रा से रायसेन, ये रायसेन लिख देता हूं एक रा से। 3 रा मिलेंगे, एक रा से राजगढ़ लिख देता हूं, राजगढ़। 3 रा मिलेंगे, याद रखना। एक रा से रतलाम लिख देते हैं, रतलाम। क्लियर है बातें, तीनों रा आ गए, ठीक है, ये बात आपको याद रखना। अब देखो सी से, एक सी से सीहोर, सीधी मत कर देना, सीहोर याद रखना। और एक सा से ये शहडोल पूरा का पूरा आ जाएगा, पूरा का पूरा ये शहडोल आ जाएगा। एक सा से याद रखना सागर, सागर, ये याद रखना। बी से याद रखना विदिशा, विदिशा, बी से विदिशा, याद रखिएगा विदिशा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान। भोपाल, भोपाल आ जाएगा। जा से याद आएगा जबलपुर, जबलपुर। का से याद रखना कटनी, कटनी। ये सारे, तो यहाँ पे 14 के 14 जिला आपको देखने को मिलेगा। देखो गिन लो, गिनो जल्दी से स्पीड में। यहाँ पे 1 नंबर ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है, 6 याद रखना कटनी, का से कटनी याद रखना। यहाँ तो कटनी लिखा गया है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर बात करें 5 नंबर तक हो गया। ये बात करें 6, 7, 8, 9, ठीक है, 9 हो गया, 10, 11, 12, 13, 14, ये 14 डिस्ट्रिक्ट हो गए। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये कर्क रेखा। जबकि मध्य प्रदेश में प्रधान मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री कहां से गुजरती है, याद रखना, पूर्वी देशांतर। ये कहां से गुजरती है, याद रखना, पूर्वी देशांतर। ये कहां से गुजरती है, सिंगरौली, सिंगरौली। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म सत्य है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। चंबल क्या उत्तरी सीमा निर्धारित करती है, बिल्कुल सही है। ताप्ती क्या दक्षिणी सीमा निर्धारित करती है। मैकाल क्या पूर्वी सीमा निर्धारित करती है, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी, देखो यहां पे आराम से देखना, आराम से बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे बात करें तो ये चंबल नदी याद रखना उत्तरी सीमा निर्धारित करती है, चंबल। ये ताप्ती नदी दक्षिणी सीमा निर्धारित करती है। और ये मैकाल क्षेत्र यहां पे याद रखना पूर्वी सीमा निर्धारित करता है, मैकाल याद रखना। तो यहां पे ये सारे के सारे पॉइंट सही है, ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में किस पठार का विस्तार, उत्तर मध्य भाग में किस पठार, उत्तर में याद रखना, और मध्य भाग में किस पठार का विस्तार है, तो क्या मालवा, मालवा पठार का तो पश्चिम में विस्तार है, पश्चिम। बघेलखंड का पठार पूर्वी में विस्तार है, अगर आपने पढ़ा है। बुंदेलखंड का उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी, ठीक है।
और मध्य भारत का पठार का विस्तार उत्तर मध्य भाग में है, याद रखिएगा। कहाँ पे? उत्तर मध्य भाग में है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको मैंने बताए, ये भी परसेंटेज भी इनके बारे में बताए। तो मध्य भारत के पठार में कुछ पॉइंट आपको याद रखना है, ये याद रखना यहाँ पे इसका निर्माण जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है, जलोढ़ निक्षेपों से, जलोढ़ प्लस विंध्यन कृप की चट्टानों के अपरदन से, विंध्यन चट्टानों के अपरदन, चट्टानों के अपक्षय अपरदन से, अपक्षय व अपरदन से, व अपरदन से, अपरदन से। दूसरी चीज यहाँ पे सरसों का बहुत उत्पादन होता है, इसलिए इसे सरसों की हंडी कहा जाता है, सरसों की हंडी, याद रखना, सरसों की हंडी। यहाँ पे वर्षा बहुत कम मात्रा में होती, याद रखना, वर्षा की अपर्याप्तता, अपर्याप्तता, ठीक है, वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है। यहीं पे अगर हम बात करें तो भिंड में गोहद जगह है, भिंड में गोहद जगह है, याद रखना। यहाँ पे मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है, एमपी में सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा होती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये बात को बहुत प्यार से ध्यान रखना है। तो वर्षा की अपर्याप्तता है। और अगर बात करें यहीं पे चंबल नदी क्या बनाती है, याद रखना, अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन करती है, अवनालिका या खड्ड का निर्माण करती, या अवनालिका अपर्दन या खड्ड, याद रखना, खड्ड या बीहड़ का निर्माण करती है, ठीक है। तो यहाँ की भूमि कैसी है? उबड़ खाबड़ है, याद रखिएगा, ठीक है, उत्खात भूमि का निर्माण करती है। तो यहाँ पे ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। या और बात करें अगर, यहाँ पे आपको मावठा देखने को, मतलब जो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, ये मध्य भारत के पठार में मावठा का मावठा, शीतकाल में होने वाली वर्षा जो है उसका प्रभाव यहाँ पे आप देख सकते हैं। शीतकाल में यहाँ पे आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? शीतकाल में, शीतकाल में होने वाली वर्षा का प्रभाव, वर्षा का प्रभाव देख सकते हैं, देख सकते हैं, होने वाली वर्षा का प्रभाव देख सकते हैं, शीतकाल में होने वाली वर्षा का प्रभाव देख सकते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? मावठा, क्या? मावठा। ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। अगला प्रश्न देखें, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी, मैंने बताया था सिद्ध बाबा की चोटी, बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा की चोटी। ये कितनी है अगर हम बात करें? 1172 मीटर। कितनी है अगर बात करें तो 1172 मीटर है, 1172 मीटर, याद रखिएगा। और बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, सिद्ध बाबा की चोटी ये किसकी? बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची। और ये कहाँ पे है अगर हम बात करें तो दमोह में है। कहाँ पे है? दमोह में। ये बात भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। दूसरी चीज, जाना पाव पहाड़ी या कहाँ है? महू में है। और ये मालवा के पठार की ऊंची चोटी है। यहीं से कौन सी निकलती है नदी? चंबल नदी, चंबल नदी। सिगार चोटी ये भी मालवा पठार की सर्वोच्च चोटी है, मालवा पठार की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी, याद रखिएगा, मालवा पठार की सर्वोच्च चोटी है। ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत प्यार से याद रखना है, ठीक है। ये बात आपको बहुत प्यार से ध्यान रखना। चलो आगे अगला प्रश्न देखें, मध्य प्रदेश में स्थित मालवा पठार के पूर्वोत्तर में, पूर्व और उत्तर, उत्तर पूर्व में, उत्तर और पूर्व में, याद रखना, किस पठार का विस्तार है? उत्तर पूर्व में की बात करें तो यहाँ पे देखो उत्तर पूर्व में, ध्यान रखना, ये तो किस में स्थित है? उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम, ध्यान रखना, अच्छे से याद रखना, उत्तर पश्चिम। जबकि उत्तर पूर्व में कौन सा स्थित है अगर बात करें तो बुंदेलखंड का पठार। किसके? मालवा पठार के पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर, पूर्व और उत्तर में, याद रखना। तो कौन सा पठार स्थित है? बुंदेल। जबकि बघेलखंड पूर्व में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? पूर्व में स्थित है। जबकि विंध्यन का गारी ये भी पूर्व में स्थित है। और इसे क्या बोला जाता है? रीवा पन्ना का पठार को,
विंध्यन कगारी। रीवा पन्ना पठार को याद रखना विंध्यन कगारी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड का पठार उत्तर पूर्व में स्थित है। बुंदेलखंड का पठार किसमें? उत्तर पूर्व। पूर्व और उत्तर, पूर्व प्लस उत्तर मतलब उत्तर और पूर्व की में स्थित है। कौन सा याद रखना? बुंदेलखंड का पठार स्थित है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। बुंदेलखंड का पठार याद रखना वर्तमान समय में जल संकट से जूझ रहा, जिसके कारण यहाँ पे याद रखना केन बेतवा लिंक परियोजना विकसित की गई है। केन बेतवा, केन का पानी बेतवा में प्रवाहित किया जा रहा है। केन बेतवा लिंक परियोजना, केन बेतवा याद रखना। इससे क्या है? बुंदेलखंड के 13 जिले सिंचित हो 13 जिले सिंचित होंगे। कितने जिले? 13 जिले। और क्या याद रखना? केन बेतवा लिंक, इसका शिलान्यास कहाँ से किया गया था? मोदी जी द्वारा शिलान्यास। इसका शिलान्यास याद रखना 25 दिसंबर 2024 को। कहाँ से किया गया था? 25 दिसंबर 2024 को। इसका शिलान्यास याद रखना खजुराहो से। कहाँ से? खजुराहो से। ये प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। कहाँ से? खजुराहो से। अटल बिहारी वाजपेयी की सुशासन दिवस के अवसर पर। और ये नदी जोड़ो परियोजना का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अगर बात करें आर्थर कार्टन ने। किसने दिया था? आर्थर कार्टन ने नदी जोड़ो परियोजना का कॉन्सेप्ट, आर्थर कार्टन ने, याद रखिएगा। और मध्य भारत में नदी जोड़ो को परियोजना के लिए काम किसने किया था पूरी तरह से? अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। और ये देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना, देश की पहली, याद रखना, नदी जोड़ो परियोजना। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को। मध्य प्रदेश में सरसों की हांडी किसे कहा जाता? अभी जस्ट बताया था मध्य भारत के पठार। और मध्य भारत के पठार में मैंने बताया था बीहड़ की भी समस्या है। यहाँ बीहड़ की समस्या है, याद रखिएगा। दूसरी चीज, यहीं पे अटल प्रगति पथ भी बनाया गया है, ठीक है। चंबल प्रगति पथ या अटल प्रगति पथ, अटल प्रगति पथ, याद रखना। ये किसको किसको जोड़ेगा? प्रगति पथ, याद रखना। ये किसको किसको जोड़ेगा? मध्य प्रदेश में श्योपुर, भिंड, मुरैना, याद रखिएगा। जबकि ये कितने राज्यों से? राजस्थान, 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 एमपी और यूपी, ये 3 राज्यों से यहाँ से जा रहा। और यहीं पे श्योपुर में याद रखना चीता सफारी बनाई गई है। श्योपुर में क्या बनाई गई है? चीता सफारी, चीता सफारी। ये बात आपको याद रखना। इसी मध्य भारत के पठार में ग्वालियर का किला है, ग्वालियर फोर्ट है, ग्वालियर का किला, ग्वालियर का किला है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये मध्य भारत के पठार में बीहड़ समस्या के कारण यहाँ पे चंबल नदी पे दस्युओं की शरण स्थली बना हुआ था, लेकिन अब तो नहीं है। दस्युओं मतलब डाकुओं की शरण स्थली, दस्युओं की शरण स्थली हुआ करता था, शरण स्थली। अब तो ये नहीं है, याद रखना, याद रखिएगा। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। ठीक है। यहाँ बघेलखंड के पठार में एक चीज याद रखिए, यहाँ पे गोंडवाना क्रम के कोयला पाए जाते हैं। ये बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोंडवाना क्रम के कोयला के, कोयले के निक्षेप, पर्याप्त मात्रा में कोयले के निक्षेप है, कोयले के निक्षेप। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना, कोयले के निक्षेप है, ठीक है। ये बात बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत प्यार से याद रखना। आगे बढ़ें, आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश को विंध्यन कगार कहा जाता? अभी जस्ट बताया था रीवा पन्ना के पठार को क्या कहा जाता? विंध्यन कगार कहा जाता है। मतलब रीवा, पन्ना, कटनी, इन वाले बेल्टों में रीवा पन्ना का पठार फैला हुआ है, याद रखना। और इसका अगर बात करें तो 10.37% भाग में फैला है। यहाँ पे भी लाल पीली मृदा पाई जाती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना। कौन सी? लाल पीली मृदा। यहाँ पे भी लाल पीली मृदा पाई जाती है, लाल पीली मृदा, याद रखिएगा। और यहाँ पे आपको जलप्रपात देखने को मिलेंगे, जलप्रपात अच्छे खासे देखने को मिलेंगे रीवा पन्ना के पठार में। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो रीवा पन्ना के पठार में जलप्रपात भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप ध्यान रखना, यहाँ पे अगर बात करें रीवा में बहुत सारे जलप्रपात, जैसे चचाई का जलप्रपात, मऊगंज में बहुती जलप्रपात, ये याद रखना, बहुती जलप्रपात ये देखने को यहाँ पे मिलेंगे। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था के रीढ़ किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है नर्मदा सोन घाटी। यहाँ पे याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न हम लोग देखेंगे ना। और ये मध्य प्रदेश का सबसे निचला भाग है, सबसे निचला भाग है, निचला भाग है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? भ्रंश,
इसका निर्माण कैसे हुआ है? निर्माण क्या हुआ? भ्रंश के कारण हुआ है। किसके कारण? भ्रंश के कारण हुआ है, याद रखना, कारण। और यहां से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, इसका मतलब नर्मदा नदी किस में प्रवाहित होती है? भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, याद रखिएगा। और इसका विस्तार अगर बात करें तो पूर्व से पश्चिम में है, पूर्व से पश्चिम में है, पश्चिम में है, याद रखिएगा, पश्चिम में। ये बात आपको ध्यान रखना। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये क्या है? रीवा पन्ना का पठार। कौन सा? सॉरी, नर्मदा सोन घाटी की बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करें नर्मदा सोन घाटी में, पूर्व में यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है, क्योंकि ये इसका विस्तार कहाँ से है? अमरकंटक से लेके यहाँ पे अलीराजपुर झाबुआ तक, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में वर्षा होगी, लेकिन यहाँ पे आते आते इसके वर्षा की मात्रा में कमी आएगी। यहाँ पे अलग तरह की मिट्टी पाई जाएगी, जैसे लाल पीली मृदा देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे आपको काली मृदा पश्चिम में देखने को मिलेगी। यहाँ पे वनस्पति अलग तरह के आर्द्र वनस्पति पाई जाएगी, तो यहाँ पे शुष्क पर्णपाती वन भी देखने को मिलेगा पश्चिम में। मतलब अलग अलग चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। राजपीपला सतपुड़ा पर्वत के किस भाग में स्थित है? थोड़ा सा एक मिनट, ये सारी की सारी चीज हम लोग राजपीपला मध्य सतपुड़ा पर्वत के किस भाग में? पश्चिमी भाग में। वैसे हम लोग जब सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को देखेंगे वो सारी की सारी चीजें व्यवस्थित करेंगे, लेकिन एक बार मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सतपुड़ा, सतपुड़ा याद रखिएगा। यहाँ पे पूर्वी क्षेत्र में अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्या देखना है? पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पे मैकाल क्षेत्र देखेंगे। कौन सा? मैकाल, ठीक है। यहीं पे किरार घाटी भी अगर बात करें पूर्वी क्षेत्र में, किरार घाटी, और ये किरार घाटी किसके किसके बीच विवादित है? एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच विवादित है, एमपी और छत्तीसगढ़। मैकाल जो है कैसा? अर्धचंद्राकार है। अगर शेप की बात करें अर्धचंद्राकार है, ये बात आपको ध्यान रखना। दूसरे में अगर बात करें तो यहाँ पे महादेव, महादेव देखने को मिलेगी, और यहाँ पे चौरागढ़ भी देखने को मिलेगा, चौरागढ़ भी देखने को मिलेगा, नंदीगढ़ भी देखने को मिलेगा, ये बात आपको ध्यान रखना। पश्चिम में अगर बात करें तो यहाँ पे राजपीपला, राजपीपला, ग्वालीगढ़, ग्वालीगढ़, ये बात आपको ध्यान रखना है। राजपीपला हो गया, ग्वालीगढ़ हो गया, यहीं पे आपको बुरहानपुर बड़वानी की पहाड़ी, ये सारे के सारे पॉइंट आपको, बड़वानी अखरानी, बड़वानी पहाड़ी, पहाड़ी अखरानी पहाड़ी, अखरानी, अखरानी पहाड़ी, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे राजपीपला सतपुड़ा पर्वत के किस भाग का हिस्सा है? पश्चिमी भाग का हिस्सा। ये देखो राजपीपला, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भौगोलिक पठार कौन सा है? मैंने बताया था 7% भाग में फैला है। कौन सा पठार फैला है? बघेलखंड का पठार फैला है। कितने परसेंट में? 7%। जबकि बुंदेलखंड कितने परसेंट में? 7.7%। रीवा पन्ना कितने में? 10.37%। और मध्य भारत का पठार 10.7% भाग में फैला। तो यहाँ पे मैंने कई बार आपको बताया बघेलखंड के पठार फैला, ये बात आपको ध्यान रखना। यदि आप मध्य प्रदेश की सैर दक्षिण से उत्तर की ओर करेंगे तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा आएगा? तो इसमें सबसे उत्तरी जिला तो ऑलरेडी मुरैना, रैना का घर कहाँ है? उत्तर में है, ऐसे याद रखना। और सबसे दक्षिणतम जिला, सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है? बुरहानपुर। सबसे उत्तरतम जिला कौन सा है? मुरैना। सबसे पूर्वी जिला सिगरौली। सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, प्री और मेंस की चल रही है, और आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज सारे के सारे एमसीक्यू कराए जा रहे हैं। तो आप इस नंबर, दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर ये पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।